हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद अख्तर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पोर्शन पढ़ा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब कैसी कैसी यूज़ करनी होती है। जनरली सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं और प्लूरल वर्ब के होने पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमने देखा था पिछली क्लास में कि दो सब्जेक्ट को अगर हमने एंड से जोड़ा हुआ है तो प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया, और दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों में से किसी के पहले आर्टिकल का या पॉजिटिव केस का यूज किया गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ। इसी तरीके से दो सब्जेक्ट को एंड से नहीं बल्कि किसी दूसरे कंजंक्शन से जोड़ा गया हो तब वैसे वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं बल्कि सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट पर डिपेंड थी। दोस्तों, इसी टाइप से कुछ और भी सेंटेंसेस आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, आइदर यू और योर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को ना तो एंड से ना तो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट को कोरिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है ना। आइदर और कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पर नाइदर और यहाँ होना चाहिए नॉट, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट तो हैं जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है। तो अब दो सब्जेक्ट हैं तो उस हिसाब से तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। लेकिन हमने पिछले क्लास में सीखा था, कुछ कंडीशन ऐसी देखी थी कि दो सब्जेक्ट थे तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया गया था। यहाँ पर यह होगा कि दो सब्जेक्ट एंड से नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़े हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि जब किसी भी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट को कोरिलेटिव कंजंक्शन यानी पेयर ऑफ कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में काम करते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ऐसी वाली कंडीशन में जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का हमको यूज करना होता है वो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। जैसे आइदर यू और योर फ्रेंड, तो यहाँ पर फ्रेंड जो लिखा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी होगी। तो यहाँ पर हमने इज का यूज किया हुआ है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से नाइदर द स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, नॉर देयर टीचर, टीचर सिंगुलर लिखा हुआ तो टीचर सिंगुलर है, बाद वाला सब्जेक्ट है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब का नहीं बल्कि वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आखिरी सेंटेंस भी देखिए, नॉट ओनली द प्लेयर्स, तो प्लेयर्स तो प्लूरल है लेकिन बट ऑल्सो देयर कोच, तो देयर कोच का यूज किया गया सब्जेक्ट के रूप में और कोच जो है वो बाद में लिखा हुआ है, नॉट बट ऑल्सो के बाद में लिखा हुआ है और कोच सिंगुलर है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हैव का नहीं बल्कि हैज का आपको यूज करना होगा, ठीक है ना। दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स थे हमने पिछली क्लास में पढ़े थे और आगे कुछ रूल्स है वो मैं आगे सिखाता हूं आप लोगों को। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे किनका यूज किया गया है, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर। एक्चुअल में ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब
इनके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है, इनके बाद जो वर्ब आने वाली है, तो वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वर्ब क्या होनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि जब भी हमने किसी भी सेंटेंस में एवरी का, ईच का, आइदर का, नाइदर का यूज किया, तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही हमको यूज करना होगा। हम ऐसे सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, मीनिंग भी निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है वो हम गलती कर जाते हैं। तो एरर के फॉर्म में जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो आप लोगों को याद रखना होगा कि यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस हम देखें, एवरी स्टूडेंट्स हैव डन वेल, तो इसकी मीनिंग हो रही है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने अच्छा किया, है ना। तो प्रत्येक एक एक विद्यार्थी की बात हो रही है। तो एवरी का जब भी यूज हुआ तो एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का हमको यूज करना होगा, प्लूरल नाउन हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट का यूज होगा ना, स्टूडेंट यूज करेंगे हम लोग, एवरी स्टूडेंट, और स्टूडेंट सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर हैव का यूज नहीं हो सकता। फिर हम लोगों को यहाँ पर हैज वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ईच का यूज हुआ है, ईच के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पर प्लेयर नहीं होगा और यहाँ पर आर का भी यूज नहीं होगा बल्कि इस का यूज हमको करना होगा। इसी तरीके से आइदर के बाद टीम्स का यूज हुआ है, तो आइदर के बाद टीम्स नहीं हो सकता, आइदर टीम। फिर नाइदर बॉय और वर का यूज नहीं होगा बल्कि हमको वॉज का यूज करना होगा। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, आप लोगों को इतना याद रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन या नन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, इनका यूज किया गया हो तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही हमको यूज करना है। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद ऑफ का यूज किया गया हो, किसका यूज किया गया हो, ऑफ, तब वैसी वाली कंडीशन में इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, वर्ब तो सिंगुलर ही होगी, है ना। जैसे इसी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जहां हमने एवरी का यूज किया था लेकिन हमने यहां पर एवरी ऑफ द ये कर दिया, तो एवरी के बाद ऑफ आ गया सेंटेंस में, तो एवरी ऑफ के आ जाने की वजह से अब यहां पर स्टूडेंट नहीं होगा बल्कि स्टूडेंट्स का यूज करना होगा। तो सेंटेंस होगा एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स और वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, तो हैज का ही यूज होगा। तो एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन वेल, सेंटेंस ऐसा बनेगा। यहां पर भी मैं ईच ऑफ द का यूज कर लिया, ईच के बाद ऑफ लगा लिया, तो ईच के बाद ऑफ लग गया, तो अब यहां पर प्लेयर नहीं होगा बल्कि हमको यहां पर किसका यूज करना होगा, प्लेयर्स, ठीक है ना। इसी तरीके से आइदर, तो आइदर के बाद ऑफ का यूज हुआ तब यहां पर टीम के प्लेस पे टीम्स का यूज होगा। सिंपल सी चीज है, आप लोगों को याद रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन या नन का प्रयोग किया गया हो तब इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का हमको यूज करना है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में इनके बाद ऑफ लगा करके प्रयोग किया गया हो तब इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? अब ये दो सेंटेंस हम देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग दिस नॉवेल और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग दिस नॉवेल। अब इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ आ और दा का फर्क है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हुआ है और दूसरे वाले सेंटेंस में द आर्टिकल का यूज हुआ है। तो ये अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ होने की वजह से क्या सेंटेंस में आगे कुछ फर्क पड़ने वाला है, सेंटेंस में आगे कुछ चेंजेस होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है ना। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का यूज किया गया हो पहले वाले सेंटेंस की तरह,
तो सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज किया जाएगा और जो वर्ब यूज की जाएगी दोनों प्लूरल होनी चाहिए। तो है पहले सेंटेंस में स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और वर्ब जो होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो आर भी प्लूरल है। लेकिन दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस के प्रारंभ में द नंबर ऑफ का यूज किया गया हो, तो द नंबर ऑफ का यूज होने की वजह से सेंटेंस के अंदर प्रयोग किया जाने वाला नाउन जो है वो तो प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ के बाद नाउन देख सकते हैं आप लोग प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहां पर हम आर का यूज नहीं कर सकते, यहां पर भी हमको इज का यूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रूल भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आया, पहला वाला जो सेंटेंस हमने लिखा है, तो अ नंबर ऑफ के बाद नाउन, स्टूडेंट जो है वो नाउन है और आर जो है वो वर्ब है, तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल। लेकिन जब सेंटेंस में द नंबर ऑफ का यूज हमने किया दूसरे वाले सेंटेंस में, द नंबर ऑफ, तब नाउन जो है वो तो प्लूरल रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए दोस्तों, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद प्लूरल वर्ब का हमको यूज करना पड़ता है, तो किया हुआ है हमने। इसी तरीके से पुलिस वर सेंट टू अरेस्ट हिम, तो पुलिस प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो आई है। इसी तरीके से पीपल हैव गैदर्ड देयर, है ना, यानी लोग वहां इकट्ठा हो गए, तो पीपल तो प्लूरल होता है, पता है आप लोगों को, तो पीपल प्लूरल है तो उसके साथ हैव आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से शीप, शीप यानी भेड़, तो शीप हैव बीन स्टोलन, यानी भेड़ें चोरी हो गई, तो शीप प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो आई हुई है ना। इन सभी सेंटेंसेस में ये सब हुआ है। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो हमने ऐसा किया हुआ है ना। अब इन्हीं सभी सेंटेंसेस में थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे मैंने हर्ड, अ टीम, अ क्राउड और अ फ्लॉक इन कलेक्टिव नाउन्स का यूज कर लिया। तो पहले सब्जेक्ट जो था वो कैटल था और प्लूरल था, लेकिन अब यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? अ हर्ड, है ना। तो अब यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया, कलेक्टिव नाउन है। तो जनरली होता यह है कि सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का हमको यूज करना होगा, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया कि वर्ब जो यूज होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो कैटल था, लेकिन अब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? हर्ड। तो हर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का नहीं बल्कि हमको इस का यूज करना होगा। यहाँ पर भी टीम के अकॉर्डिंग वर का नहीं बल्कि वॉस का यूज करना होगा। क्राउड के अकॉर्डिंग हैव का नहीं हैज का, और यहाँ पर भी हैव के प्लेस पे हैज का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का अगर किसी भी सेंटेंस में यूज हुआ है और उसके बाद ऑफ लग गया है तो उस ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज कुछ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखने हैं।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मैथ्स की जब तैयारी करते हैं, रीजनिंग की जब तैयारी करते हैं, तो वहां पर भी आप लोग ट्रिक के बेस पर, फॉर्मूला के बेस पर किसी भी कठिन से कठिन सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वहां पर ये सारे रूल्स अगर आप लोगों को पता होते हैं, ये सारी ट्रिक अगर आप लोगों को पता होती है, तो इंग्लिश वाले पोर्शन को भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी इसी टाइप के कुछ रूल्स डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी मेरे चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सकें। और आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।